Welcome to the channel of Transition Career Solution. Myself Asim Mumtaz, आपका educator. Today we are going to do the NCERT analysis of the solid state. अगर किसी को कोई भी query है तो they can WhatsApp me on this number 9903-461-361. And if someone is not using any WhatsApp, they can reach me on Telegram on my ID आसिफ मुमताज. दिस आई एम टेकिंग द लाइव क्लास. सो लाइव क्लास में आप लोग जो भी हैं सब मुझे जो भी डाउट्स होगा मुझसे पूछते जाते हैं. सौम्य, सार्थक, आविष्कार, श्रीशंत, ठीक है, फील फ्री टू आस्क. आइए, द सॉलिड स्टेट. द सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट एक सॉलिड, हम लोग जानते हैं मैटर 5 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी. उसमें से हम लोग सिर्फ सॉलिड की स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं. ठीक है, कि सॉलिड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होता है और क्या क्या फंडामेंटल वो दिखाता है, जो चैप्टर्स का एक्चुअल मोटिव है. आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर स्टडी करने के बाद आप क्या क्या चीज यहाँ पर नॉलेज गैदर करके आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉलिड का, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, क्या है क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग पार्टिकल. मैं फिर से बोल रहा हूं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंट्रेंस, ठीक है, एक सिंगल वर्ड भी आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा. जो आएगा इसी से आएगा, और ज्यादातर यहाँ पर लाइन टू लाइन क्वेश्चन को उठाया जाता है आपके लिए, जो सिंपल आता है. सो जो लोग भी नीट की प्रिपेयर कर रहे हैं, एनसीईआरटी एनालिसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल. अच्छे से सुनो बच्चों. अब हम लोग आगे चल रहे हैं. ठीक है, थोड़ा देखते हैं क्या क्या फंडामेंटल यहाँ पे है आपका. चलो नौ, यहाँ पर काफी कुछ दिया, हम लोग लाइन बाय लाइन करते जाएंगे. जो डाउट्स आएगा वो बच्चों लोग आप लोग पूछते जाना. ठीक है, सबका वॉइस मेरा क्लियर है? एक बार एक्नॉलेज कर दीजिए. Yes, sir. थैंक यू. We know that liquid and gases are called fluids because they are ability to flow. Solid does not have the ability to flow. ठीक है, फिक्स पोजीशन होता है. कैन ऑक्साइड प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ दिस. द कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी डिस्कवर बाय न्यू स्टडी में सॉलिड मटेरियल. हमें कहां से है? आइए इस जगह से आइए. Carbon nanotubes are new material that have a potential to provide material that are tougher than steel, lighter than aluminium, and have more conducting property than copper. अगर आप यहाँ पर हो तो कॉपी निकालो, एकदम लाइन से लिखो. एमसीक्यू यहाँ पर आता है. किस तरह का एमसीक्यू हमारा आता है? विच ऑफ द, ये देखिए लाइन बाय लाइन बनता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग is tougher than steel and lighter than aluminium. Are you getting my point? कैसे करके एमसीक्यू बनता है? एंड हैव मोर कंडक्टिंग पावर देन कॉपर. वो भी ऐड हो सकता है, ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ पे. कार्बन नैनो ट्यूब्स, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह का ऑप्शन में पीवीसी दे देगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक डायमंड का ऑप्शन दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए. एक और हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है कार्बोरैंडम, जिसे सिलिका कार्बाइड बोलते हैं. अब आप सोचिएगा, अरे ये कहाँ पे, ये तो हमारे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है कि इसका ऑप्शन क्या होगा. दिस इज द फंडामेंटल दोस्तों, दिस इज द फंडामेंटल. अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपका एनसीईआरटी एनालिसिस अल्ट्रा स्ट्रांग होना चाहिए. आपका सब काम हो जाएगा. इज इट ओके बच्चों? आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes. Such material may play an expanding role in future development of science and society. Some other material which is expected to play important role in future: high temperature semiconductor, superconductors, magnetic materials, biodegradable polymers,
for packing biocompliant solid for surgical implant. Does study this become more important in present scenario? यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हमें समझ में आ रहा है ये जगह क्वेश्चन का था. In this unit we shall discuss different possible arrangement of particles. आप खुद बोलोगे सर आप रीड करते हुए कर रहे हो, because this is the analysis. हम लोग ये चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं. जिन्होंने ये चैप्टर डिटेल नहीं किया है वो मैं लिंक नीचे आपको दे देता हूँ प्लेलिस्ट की, आप वहां पर से पूरा देख सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस. So arrangement of particle resulting in several type of structure, explore different arrangement. बता रहे हैं क्या क्या arrangement हो सकता है, हम लोग आगे क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में. अब हमें क्लास 11 का कुछ रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे कि you have learned that matter exists in 3 states, namely solid, liquid and gas. Okay, but we know there are 5, but in detail we have done only 3. That's why they have given the name of the 3. But always remember matter is of 5 types. जो भी CBSE बोर्ड है वो जानते हैं कि matters 5 टाइप्स का होता है, मगर ISC वाले लोग ने नहीं सुना होगा. सो याद रखिए मैटर्स आर मेनली ऑफ 5 टाइप. 3 यहाँ दिया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके अलावा क्या है, प्लाज्मा एंड PEC जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं. चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर given set of condition, temperature, pressure, which this would have a stable state of a given substance depend upon the net effect of 2 opposing factors. बोल रहे हैं these are intermolecular forces which keep the molecules. हमें मालूम है, हमने पढ़ा है, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि इस तरह का सॉलिड होता है जहां पर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है. क्लास 9 में आ रहे हैं अभी, ठीक है. लिक्विड में लिटिल बिट लेस टाइटली पैक होता है. तो हमें मालूम है कि ये जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच रहता है, यहाँ पे जो फोर्स लगता है इसे क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, जो मॉलिक्यूल को इंटैक्ट करके रखता है, इसीलिए बोलते हैं सॉलिड में कोई फ्लूइडिटी नहीं होती है, फ्लो करती नहीं है. ठीक है, दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस which tends to keep the molecule closer, and the thermal energy which tends to keep them apart by making move faster. अरे ये क्या है, थर्मल एनर्जी मतलब अगर आप इसे हीट करोगे तो इस हीट से जो एनर्जी होता है इसे एक और नाम दिया गया है थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी क्या करता है, ये जो फोर्स रहता है, ये जो फोर्स आपका रहता है इसे ब्रेक कर देता है जिससे ये मूव फास्टर करता है. तो इसका मतलब थर्मल एनर्जी अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो किसी भी मॉलिक्यूल का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. ठीक है, किसी को कोई भी डाउट्स होगा प्लीज मुझे बोलिएगा, आप लोग सबको मैं बोल रहा हूं. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी इज लो and intermolecular forces bring them so close that clings to one another and occupy fixed position. देखिए ये क्या बोल रहा है, इसको एक बार आप देख लो, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. ये हमें बोल रहे हैं, ठीक है, कि अगर लो टेम्परेचर होगा तो थर्मल एनर्जी भी क्या होगा, लो होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करेगा, उसे क्लोज करेगा. ऑब्वियस है कि अगर हम यहाँ पर हीट कम दे रहे हैं तो ये तो ब्रेक करेगा ही नहीं, और ये जब ब्रेक नहीं करेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे ये एक दूसरे से क्लोज रहेगा और फिक्स पोजीशन में रहेगा. पढ़ते जाइए, अब कहां से क्या क्वेश्चन मिलेगा वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, these can सर ये लो टेम्परेचर का रेंज क्या होता है, मतलब लो टेम्परेचर का रेंज? लो टेम्परेचर ना एक पर्टिकुलर सॉलिड के लिए अपना करता है. मान लो कोई सॉलिड अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका मॉलिक्यूल ब्रेक करता है तो इसका मतलब उसके नीचे का जितना टेम्परेचर है, कोई भी एक टेम्परेचर ले लो, दैट इज कंसिडर एज अ लो टेम्परेचर. अच्छा, मतलब वेरी करता है. हाँ, वेरी करता है ना, सॉलिड टू सॉलिड. अब डायमंड क्या है, सबसे ज्यादा लगता है, तो उसके लिए हमारा हाई टेम्परेचर भी किसी और मॉलिक्यूल्स के लिए डायमंड का कंपैरिजन में वो लो होगा. यस सर. ठीक है, कि और बताओ. हेलो, हाँ सर. ठीक है. दिस कैन स्टिल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड. हमें मालूम है कि ये क्या होता है, ये ऑसिलेट करता है. ठीक है, ये
वाइब्रेट करता है मगर अपने पोजीशन पे रहता है, ये वाइब्रेट करता है मगर अपने पोजीशन पे रहता है। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। अच्छे से देख लीजिए सॉलिड स्टेट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके ऊपर बहुत बार नीट में एमसीक्यू आ चुका है। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है हमारा? दे हैव अ डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, क्लास 9 से पढ़ रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्टर, हाँ जगह कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, यस बिल्कुल सही, 9 में पढ़ लिया है। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स पोजीशन एंड कैन ओनली ऑक्सिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब इसी जगह पे ये बस वाइब्रेट होगा मगर मूव नहीं करेगा। दे आर इनकॉम्प्रेसिबल, इसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है। एंड दे आर रिजिड। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी एमसीक्यू करके आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द सॉलिड, तो अगर कभी भी आया तो समझ लीजिए आपको क्लास 9 का फ्री में मार्क्स मिल गया। इस बार भी आप नीट का क्वेश्चन देख सकते हैं, केमिस्ट्री का 15% क्वेश्चन ऐसा था जो 9-10 के बच्चे भी कर सकते थे। ठीक है, मगर 11-12 के बुक में वो दिए गए। हो गया, आगे बढ़ू? हेलो, यस सर, yes, यस sir. सर। हाँ भाई। नो, अब क्या बोल रहा है? सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड, सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, one is known as crystalline and other is known as amorphous on the basis of their nature of order in their arrangement of their constituent particle। अब देखो सबसे पहले यहां पर बुद्धि क्या लगाना है कि हमें सॉलिड का जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के इन टर्म्स में हमें दो क्लासिफिकेशन मिला है। वन इज नोन एज crystalline and other is known as amorphous। ये जो हम लोग दो चीज जो फाइंड कर रहे हैं, ये सॉलिड का दो पार्ट है मगर किसके ऊपर डिपेंड है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे। किसके ऊपर डिपेंड है? बहुत बार पूछता है कि विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, और क्रिस्टलाइन दे देंगे और 3 अलग ऑप्शन दे देंगे। आप सोचोगे क्या है? क्लियर है? अब और यहां से क्रिस्टलाइन के बारे में हमें क्या बोला जा रहा है? Crystalline solid is usually consist of large number of small crystals, each of them having a definite characteristic geometrical shape। मतलब दुनिया में जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है सब लार्ज नंबर ऑफ छोटा 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 क्रिस्टल से बना है और उसका एक पर्टिकुलर शेप है। मतलब आपको पहले से पता रहेगा कि उसका क्या शेप है। डेफिनेट मतलब कांस्टेंट शेप होता है। जैसे हम लोग जानते थे वहां पे केमिकल बॉन्डिंग में कि टेट्रा, अगर कोई भी sp3 है और कोई लोन पेयर नहीं है तो उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 प्राइम है। उसी तरह यहां पर भी आपको पता चलेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल है और सभी में क्या है? डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक। डेफिनेट मतलब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट शेप है उसका। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इज ऑर्डर एंड रिपीटिव इन 3 डायमेंशन। मतलब मान लो कि हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर में है तो इसके बाद नीचे भी हो सकता है कि इसका रिपीटेटिव आए। तो मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इट ऑब्जर्व अ पैटर्न इन वन रीजन ऑफ द क्रिस्टल, मतलब ये एक पैटर्न फॉलो करेगा। तो अगर कोई भी कंपाउंड एक पैटर्न फॉलो करता है तो हमें उसका स्ट्रक्चर निकालना बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए कि हम, मेरे पास 3 कंपाउंड दिया है ए बी सी। अब ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हमें पहले से पैटर्न पता होता है कि अगर ये पैटर्न फॉलो करेगा तो ये होगा, ये पैटर्न फॉलो करेगा तो दिस इज द फंडामेंटल, ये पैटर्न फॉलो करेगा तो दिस इज द फंडामेंटल। सो हम लोग उसको देखते हुए भी आगे बढ़ते हैं। If you observe the pattern in one region of crystal, we can predict the accurate position of the particle। वही मैं बता रहा हूं। In another region of the crystal, however far they are from places of, thus crystal have a long range order, which means that they have a regular pattern of arrangement of particle which repeat itself periodically over the entire crystal। अच्छी बात है। आप देख लो ना, सोडियम क्लोराइड दिखा देता हूं। सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज आर अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे? ये कैसे होगा? ये देखो, हमने, ऐसा तो नहीं है कि ये चैप्टर नहीं किया है, हमने तो ये चैप्टर ऑलरेडी कर लिया। आज हम लोग एनालिसिस करने के लिए आए हैं।
और जिन्होंने नहीं किया मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ऊपर देख लीजिए, लिंक प्लेलिस्ट की भी दी हुई है और ऊपर में भी आई लिंक भी दी हुई है। ये देखो, ये हमें मालूम है कि ये सोडियम प्लस यहाँ पे है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन माइनस, फिर यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस। तो ऑल्टरनेट करके प्लस माइनस है, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमें एक और पता चल गया कि सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज आर एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कॉपी है आप लोगों के सामने, इसको लिखिए सबसे पहले। ठीक है, ग्लास, रबर एंड मेनी प्लास्टिक डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल व्हेन दे आर लिक्विड्स solidify on cooling. These are called amorphous. पहले सबसे पहले आप लोग बच्चों सोडियम क्लोराइड क्वार्ट्ज ऐसे करके अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, एकदम सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज आर अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये नॉलेज बेस्ड है, मैं प्रैक्टिकल अभी यहाँ पर तो नहीं कर सकता हूँ आपको दिखाने के लिए। एंड ग्लास, रबर एंड मेनी प्लास्टिक डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल। ग्लास, रबर, मेनी प्लास्टिक क्रिस्टल नहीं बनाता है जब लिक्विड में होता है। ठीक है, लिक्विड से जब सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहे हैं, देखो सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज मान लो कि कभी लिक्विड स्टेट में है, अगर सॉलिडिफाई होने रहेगा तो छोटा छोटा क्रिस्टल बनाना शुरू करेगा। ग्लास, रबर, प्लास्टिक ऐसा नहीं करता है, इसीलिए ये किस कैटेगरी में आता है, अमॉर्फस में आता है। किस में आता है, अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन क्या है, छोटा छोटा क्रिस्टल मिलकर सॉलिड बनता है। ठीक है, और अमॉर्फस क्या है, वो लिक्विड से सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग होता है, उसे क्या बोलते हैं, अमॉर्फस। क्या बोलते हैं, अमॉर्फस। अमॉर्फस का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, इसीलिए बोला जाता है अमॉर्फस मीन नो फॉर्म। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सॉलिड हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। In such arrangement, a regular and periodic repeating pattern is observed over soft short distance only. मतलब थोड़ा सा सिर्फ ऑब्जर्व होता है, उसके बाद फिर नॉन रिपीटिव होता है। रेगुलर पैटर्न आर स्कैटर्ड, मतलब बिखरा हुआ है। इन बिटवीन अरेंजमेंट इज डिसऑर्डर। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्ड्स एंड कॉर्ड्स ग्लास। चलो इसको पहले एक बार कॉपी कर लिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज में आ रहा हूं। कहां गया, ये सब लिख लो बच्चों, ये अगर आप लोग लाइव कर रहे हो या जो भी रिकॉर्ड देख रहे हो इसको लिख लो पहले। ठीक है, सबसे पहले ये ग्लास, रबर, प्लास्टिक डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल व्हेन दे लिक्विड टू सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग। ठीक है, दीज आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस मतलब नो फॉर्म। ठीक है, यहां पर भी अरेंजमेंट होता है मगर सिर्फ शॉर्ट रेंज में होता है। ठीक है, बाकी का देखा गया है स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, डिसऑर्डर। क्लियर है? यस सर। सर एक बोलिए। अमॉर्फस क्रिस्टलाइन में चेंज हो सकता है? अमॉर्फस क्रिस्टलाइन में चेंज हो सकता है, मतलब इंटरचेंजेबल है दोनों? हाँ, कैसे मतलब चेंज होगा? सपोज कोई, जस्ट आस्किंग, अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से अगर आ वो रहा हूँ, उसी को क्वार्ट्ज अमॉर्फस। क्वार्ट्ज ग्लास के बारे में बोला है, बस आ रहा हूँ सर। अच्छा। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज जो क्रिस्टलाइन है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है एकदम रेगुलर पैटर्न में, समझ में आ रहा है ना? हेलो? हाँ सर। यस सर। यस सर। एंड क्वार्ट्ज ग्लास आर अमॉर्फस, आर amorphous. While two structures are almost identical, in case of amorphous quartz glass, there is no long range order. देखो, no long range order का ये क्या है, ये एक देखो, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पर 3 है इस तरह रेगुलर, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, तो हमें मालूम इसके बाद फिर 2 है, फिर 3 है। मगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ इस तरह है, फिर यहाँ पर ये बड़ा हो गया, फिर यहाँ पर ये बड़ा हो गया, फिर यहाँ पर ये छोटा हो गया, फिर यहाँ पर छोटा हो गया, फिर ये यहाँ पर बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये एक पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रहा है लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में किया, एक दो, उसके बाद लॉन्ग रेंज के लिए नहीं कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, व्हाइल द टू स्ट्रक्चर आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, एक ही तरह का मोर और लेस है, मगर ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है, ये ऑर्डर में नहीं है आपका, ये स्कैटर्ड फॉर्म है। There is no long, the structure of amorphous solid is similar to that of liquids. तो solid, amorphous solid का ज्यादातर स्ट्रक्चर किसके साथ सिमिलर होता है, जैसा लिक्विड का होता है, scattered, distorted. Due to the difference in the arrangement of constituent particle, the two type of solid differ in their properties.
ये दोनों का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इसका बहुत सा प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। क्लियर है? ये आगे बढ़ू? यस सर। ठीक है, एक पॉइंट दे के लिख दो कि क्वार्ट्ज क्या है। याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्वार्ट्ज ग्लास इज अमॉर्फस। अमॉर्फस क्या है? जो रेगुलर अरेंजमेंट शो नहीं करता है, डिस्टॉर्टेड वे में करता है। हो जाएगा ये? यस सर। यस सर। अब एक एक करके और आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कोई मुझे बोल सकते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? अरे सर जी, सर डेफिनेट। डेफिनेट ऐसा है क्या? सर मतलब ज्यादा उसका वेरी नहीं करता। हाँ सर, मतलब कोई रेंज नहीं रहता है, डेफिनेट होता है। कोई रेंज नहीं रहता मतलब? अरे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, आइए। सर मतलब सर पर्टिकुलर एग्जैक्ट टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट मतलब तो एग्जैक्ट टेम्परेचर। शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट ये होता है कि जहां पर देखा जाता है कि अभी कुछ फ्रैक्शन पहले वो सॉलिड था और अभी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो लिक्विड बन गया। जैसे आइस, आइस याद है? 0 डिग्री में एक पानी भी है और सॉलिड भी है। हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो जो भी चीज ना एक 1 डिग्री के अंदर, मैं लिख देता हूं, ठहर जाओ। ये सब टर्म्स यूज होगा भी क्वेश्चन में। व्हेन सॉलिड मेल्ट्स completely at temperature within a range of 1 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एट कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर दे मेल्ट एब्रेटली एंड बिकम लिक्विड। क्या बोल रहा है? एकदम थोड़े देर पहले देख रहे थे सॉलिड एफर्ट से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसका मतलब क्या है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत चीज को देखोगे कि सॉलिड में है, धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है, 50 डिग्री लगा, 100 डिग्री लगा, वो शार्प मेल्टिंग नहीं है। शार्प मेल्टिंग मतलब 1 सेल्सियस के अंदर ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, कूल कर रहे हो, सॉलिड में हो जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, क्रिस्टलाइन का सबसे पहला पॉइंट क्या है? हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लिखो, कॉपी में लिखो सबसे पहले। क्रिस्टलाइन का सबसे पहला मेल्टिंग पॉइंट में क्या है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अमॉर्फस सॉलिड क्या है? सॉफ्ट है, मेल्ट, start flowing over a range of temperature and can molded, blown into the various shape। तो अगर ये चीज यहां पर है तो इसका मतलब these things are not shown by crystalline। so अगर कोई बोलता है कि क्या crystalline can be molded and blown into various shape, आप बोलिएगा no। are you getting my point? These are the characteristic of amorphous। amorphous solids have same structural feature as liquid। मैं बार बार ये चीज यहां पर भी रिपीट हो रहा है कि अमॉर्फस का सेम स्ट्रक्चरल फीचर है जो लिक्विड का है। लिक्विड का क्या स्ट्रक्चरल फीचर है? डिस्टॉर्टेड, है ना, नो रेगुलर अरेंजमेंट एंड एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड। दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। चलिए अब सौम्या का क्वेश्चन में आते हैं, जो वो पूछ रहे थे कि क्या अमॉर्फस से क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन से अमॉर्फस में हो सकते हैं। आइए अब उसे देखते हैं। दे बिकम crystalline at some temperature। some glass object from ancient civilization was found to become milky in appearance because of some crystallization like liquid of। पहले हम लोग क्रिस्टलाइजेशन समझते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या है?
ये देखिए, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, हम लोग एक सिंपल चीज देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ग्लोबल सॉल्ट देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का इसमें मिला दो नमक, सोडियम कार्बोनेट मिला दो पानी के साथ, हीट करो और उसके बाद इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जैसे आप थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ोगे, आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद इसका क्रिस्टल पानी में क्रिस्टलाइज होना शुरू किया, जैसे ये कूल हुआ, जैसे ये कूल हुआ, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। वही बोल रहे हैं ये कि बिकम क्रिस्टल एट सम टेम्परेचर। किसके बारे में बात हो रहा है, अमॉर्फस के बारे में। अमॉर्फस क्या होता है, क्रिस्टल बनता है किस पे, सम टेम्परेचर पे। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पर ये पार्ट पूरा मिक्स होके लिक्विड हो गया, इसे हम कूल कर रहे हैं, तब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। और अमॉर्फस के अंदर भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब कि कभी अमॉर्फस को कूल किया जाए, वो कैसे होगा हम लोग देखेंगे, तो वो क्या बन सकता है, क्रिस्टल बन सकता है। तो वही चीज बोल रहे हैं, लाइक लिक्विड अमॉर्फस सॉलिड है, सॉरी, ठीक है, बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। सम ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन को देखा गया बिकम मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। एक ग्लास ऑब्जेक्ट है, ग्लास होता है ना, ग्लास कांच का, या जो भी हम लोग मिरर देखते हैं, एंशिएंट में देखा गया कि बहुत पुराना किसी को निकाला गया जो धीरे 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 ग्लास के ऊपर मिल्की अपीयरेंस हो गया, मतलब वो क्रिस्टल बन गया। तो साइंटिस्ट के ब्रेन में क्या आया, अरे अमॉर्फस से क्रिस्टल बन रहा है। तो सब बोले कैसे बन रहा है, तो बोले अमॉर्फस तो एक लिक्विड प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो मतलब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है, लाइक लिक्विड अमॉर्फस सॉलिड हैव टेंडेंसी टू फ्लो। याद रखोगे, जो लिक्विड का प्रॉपर्टी है वो अमॉर्फस सॉलिड में कर, टेंडेंसी टू फ्लो, दो वेरी स्लोली, बहुत स्लोली होता है। देयरफॉर सम टाइम कॉल्ड सीडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड लिक्विड। किसे हम लोग बोलते हैं, वेरी फेमस क्वेश्चन इन नीट, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, किसे हम बोलते हैं, विच वन इज नोन एज सीडो सॉलिड्स। ये मालूम था आप लोगों को सर? नो सर। नो सर। चलिए, सुपर कॉल्ड लिक्विड्स, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ये हम लोग किसे बोलते हैं, ये हम लोग अमॉर्फस को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। जस्ट लाइक लिक्विड, अमॉर्फस का भी टेंडेंसी फ्लो होता है, बहुत स्लोली होता है, इसीलिए इसे। और इसके अलावा हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, अमॉर्फस से क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन से अमॉर्फस अभी नहीं आ रहे हैं, अमॉर्फस से क्रिस्टलाइन में कन्वर्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है, एट सम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर क्या है मुझे नहीं मालूम। सो सीडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड लिक्विड किसे बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड को। आज से हमें ये याद रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। आर्या, श्रीशांत, आविष्कार, सौम्य, सार्थक, कोई भी प्रॉब्लम होगा प्लीज फील फ्री टू आस्क ऑलवेज। ओके सर। अब आते हैं, अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक। ये क्या मतलब है, आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसो मतलब तो सेम होता है, ये हमने पढ़ा है ग्रीक में, मगर ट्रॉपिक मतलब क्या होता है ये हमें नहीं मालूम। देखते हैं क्या है। देयर प्रॉपर्टीज सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। कॉपी में लिखो सबसे पहले, amorphous solid are isotropic in nature because they have same mechanical strength, refractive index, electrical conductivity in all direction। इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं, पहले लिखो जल्दी फास्ट। why it is, why the properties such as mechanical, refractive, electrical conductivity are same in all direction, it is because there is no long range order in them arrangement. Arrangement of particle is not constant along all directions. Hence, the overall arrangement become equivalent in all directions. Therefore, the value of any physical property would be same as along the same direction। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक छोटा छोटा, मतलब यहाँ पर
कुछ है, यहां पर कुछ है, ठीक है, क्लियर है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मान लो एक सॉलिड लेता हूं, ग्लास, ग्लास ले लो, ग्लास, हम लोग एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप इसका हाँ एक सर। दिमाग में रखिए कि अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देते हैं तो ये पूरा हर तरफ का सेम होता है, सब तरफ का ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम होता है। एक मिनट। यस सर। So not definite along in all direction. Arrangement of particle is an overall arrangement become equivalent. जैसे ग्लास है, अगर आप ग्लास को अगर आप मेल्ट करोगे या कोई भी कंडक्टिविटी दोगे, ये इक्वल सभी जगह पे होगा। क्योंकि इसका रीजन क्या है, सुन लीजिए। क्योंकि इसका है कि छोटा छोटा हर जगह डिस्टॉर्टेड है आपका। अगर आप ग्लास को गलती से गिर जाता है तो क्या होता है, इसका पार्टिकल अलग अलग इस तरह दिखता है, कहीं पर थोड़ा चूर, कहीं पे कुछ, और ये क्या दिखेगा, शार्प भी दिखेगा आपका हाँ सर। ऑल डायरेक्शन में, यस। जहां से भी गिरेगा। तो हमें इसके ऊपर ना रिसर्च नहीं करना है, ये हमारे आगे चल के काफी डिटेल में दिया है। हमें बस नीट अभी क्लियर करना है और आगे बढ़ जाना है, पीएचडी हमें बाद में करना है। सभी बच्चों को मैं ये चीज बोल रहा हूँ। अमॉर्फस आर आइसोट्रोपिक, याद करते। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम इन ऑल डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यहाँ पर सब शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, नॉट डेफिनेट इन ऑल डायरेक्शन, द ओवरऑल अरेंजमेंट बिकम इक्विवेलेंट इन ऑल डायरेक्शन, value of any physical property with the same along any direction, as simple as that. This is known as isotropic. Isotropic क्या होता है, जो सभी डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी सेम होता है, that is known as isotropic. कौन शो करता है, अमॉर्फस सॉलिड शो करता है। कौन शो करता है, अमॉर्फस सॉलिड शो करता है। अब आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एनिस्ट्रोपिक। सबसे पहले अगर आप लिखो तो नीचे में लिख लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रोपिक in nature, that has some physical property like electrical resistance, refractive index, shows different value when measured along different direction in the same crystal. क्या बोल रहा है, जस्ट इसका उल्टा। एनिसोट्रोपिक क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। कोई पूछेगा व्हाई, ठीक है, ड्यू टू लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कोई पूछेगा और क्यों, हैव डेफिनेट अलोंग ऑल डायरेक्शन। क्लियर है, जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट इसका रिवर्स, बुद्धि नहीं लगाना है, टेक्निक यूज करना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रोपिक, देयर सम फिजिकल property like electrical resistance, refractive index show different value when measured along different direction in same crystal. This arises from different arrangement of a particle of different direction. वही चीज है, ज्यादा बुद्धि नहीं है। Mechanical properties such as resistance sharing might be quite different in two direction, deformation, अरे वही चीज है। मतलब जो भी चीज बोल रहे हैं सब कुछ क्रिस्टलाइन में डिफरेंट होगा। जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसमें डिफरेंट है, किसमें डिफरेंट है, क्रिस्टलाइन में। सेम क्रिस्टल में अलग अलग जगह देखोगे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। और अमॉर्फस में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी जगह ले लो, ठीक है सर जी। द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड आर समराइज। चलिए जो आप लोगों ने लिखा है वो यहां पर, शेप कांस्टेंट शेप, इररेगुलर शेप, मेल्टिंग पॉइंट शार्प। अमॉर्फस मेल्ट कीजिए, पहले धीरे धीरे सॉफ्ट होगा, उसके बाद मेल्ट करेगा, उसके बाद मेल्ट करेगा। क्लीवेज प्रॉपर्टी, व्हेन कट sharp edge tool, they split into two pieces and newly generated surface are plain and smooth. When cut with sharp edge tool, they cut into two pieces with irregular surface. आ रहा समझ में, irregular। देखो आप जब क्रिस्टल को काटते हो ना, ठीक है, तो वो स्मूथ रहेगा। क्या रहेगा, जैसे डायमंड, डायमंड को आप काटोगे तो वो शार्प नहीं रहेगा, स्मूथ रहेगा। मगर आप ग्लास को तोड़ोगे तो वो क्या रहेगा, वो शार्प एज टूल रहता है। क्लियर है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन मतलब मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए,
they have a definite and characteristic enthalpy of fusion, constant है, they do not have definite enthalpy of fusion. Anisotropic in nature, isotropic in nature. Anisotropic मतलब क्या है? Regular arrangement, irregular arrangement. True solid, pseudo मतलब false होता है, और super cold solid. Order, long range order, short range order. एकदम क्रिस्टल क्लियर है? ये बताइए, जो मैंने ये पॉइंट ऊपर में बताया है, हमें उसी चीज को बस यहाँ पर, आप इसे नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, हमें ये पॉइंट याद रखना है. Now, beside crystalline and amorphous solid, there are some solid which apparently appear amorphous but have microcrystalline structure. क्या बोल रहा है? देखने में amorphous लगता है, मगर उसके अंदर एकदम छोटा छोटा crystalline structure है. Those are called polycrystalline solid. एकदम अच्छे से लिख लो. What is polycrystalline solid? Which appears amorphous but are crystalline because they have micro, मतलब क्रिस्टल तो होना चाहिए मगर एकदम छोटा छोटा है, जो आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. ठीक है. सो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो देखने में अमॉर्फस की तरह लगता है, मगर है क्या? आपका क्रिस्टल है. मेटल ऑफन अकर इन पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन. कौन अकर करता है पॉलीक्रिस्टलाइन में? मेटल शो करता है. Individual crystal are randomly oriented in metallic sample may appear to be isotropic though a single crystal is यही मैं पूछ रहा था. यहाँ पे है, आइए. What is, बहुत इंपॉर्टेंट है दादा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Actually who are seeing this lectures, I am from West Bengal. West Bengal में दादा बिग ब्रदर को बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी बोलते हैं. So and I have a habit of calling it, so dada mean big brother. Okay, आइए. पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन. पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन क्या है? देखने में अमॉर्फस बट है क्या? क्रिस्टलाइन. ठीक है. देखने में आइसोट्रोपिक, जो किसका प्रॉपर्टी है? अमॉर्फस का, मगर है क्या? ये हो कैसे सकता है? मतलब एक बार एक्सप्लेन, ये हो कैसे सकता है? मतलब स्ट्रक्चर इसका होता कैसे है? ये समझा नहीं. इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो पूरा रेगुलर अरेंजमेंट में ही होता है, मगर इतना छोटा होता है ना. देखो माइक्रो क्रिस्टल क्या होता है? इतना छोटा होता है माइक्रो क्रिस्टल कि वो लिक्विड की तरह देखने में लगने लगता है. किसके तरह लगने लगता है? लिक्विड अपीयरेंस आता है. तो लिक्विड अपीयरेंस किसे बोलते हैं? अमॉर्फस को बोलते हैं ज्यादातर. वो तुम्हारा, ठीक है, ग्लास में बहुत सा एकदम चीप, जो चीप ग्लास आता है वो होता है, रबर होता है. ठीक है, सॉरी चीप ग्लास बोल रहा हूँ. कुछ सॉल्ट होता है जो देखने में एकदम लिक्विड फेज में लगता है, मगर होता क्या है आपका? वो होता क्या है? वो क्रिस्टलाइन होता है. हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं जानना. हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया है? हमारे एनसीईआरटी में बोल रहा है कि हमें पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में नॉलेज रखना है. पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? देखने में अमॉर्फस होता है क्रिस्टल. दूसरा चीज, अगर कोई क्रिस्टल है तो ऑब्वियसली वो एनिसोट्रोपिक फंडामेंटल को फॉलो करेगा. तो इसका मतलब देखने में आइसोट्रोपिक और फॉर्म होने में क्या है? एनिसोट्रोपिक. तो हमें बस ये याद रखना है. हमें इसके बारे में, अभी मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, वी डोंट नो नीड टू डू द रिसर्च, वी जस्ट नीड टू डू अप टू द नीड फंडामेंटल, कि जो मेरा वहां पर क्वेश्चन आए मैं उसे अटेंड करूं और उस चीज को ओवर करूं. ठीक है. अमॉर्फस सॉलिड आ रहा है, यूजफुल मटेरियल, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, फाइंड, ये तो हमने आगे ही पढ़ा. अमॉर्फस सिलिकॉन, ये रहा, इसको भी एक बार इंपॉर्टेंट दे दो. अमॉर्फस सिलिकॉन is one of the best photovoltaic material available for the conversion of sunlight into electricity. याद है आज हम लोग सोलर पैनल वगैरह लगा रहे हैं. हेलो, ठीक है. yes, वो क्या है? अमॉर्फस सिलिकॉन यूज होता है. क्या यूज होता है? अमॉर्फस सिलिकॉन. वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल. फोटो मतलब क्या होता है? लाइट होता है. ठीक है. वहां से जो भी वोल्टेज का जो भी मटेरियल यूज होता है वो क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. फटाफट इसको लिखो यहाँ पर, फास्ट, जल्दी.
सो ये हमने देख लिया है, इसके बारे में याद रखिएगा अमॉर्फस सिलिकॉन क्या है आपका फंडामेंटल। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए सबसे पहला हमारा एक चीज याद रखिए, हमने जो अभी सीखा है बच्चों, ठीक है, ये हमने किसके ऊपर सीखा है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, और उसके बाद हम लोग अरेंजमेंट के ऊपर आए हैं। तो ये जो हमारा एनिस्ट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक है, ये किसके बारे में बता रहा है, ये हमारा अरेंजमेंट के इन टर्म्स में हमने सीखा। किसके इन टर्म्स में सीखा, अरेंजमेंट के इन टर्म्स में हमने क्या सीखा, अरेंजमेंट के टर्म्स में हमने ये पैटर्न सीखा है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं कि ये है ये फंडामेंट। बहुत बार आप क्वेश्चन देखिएगा कि पूछा जाएगा आपसे कि ग्लास इज, ऑप्शन दिया रहेगा सीडो सॉलिड्स, और भी बहुत कुछ रहेगा, सुपर कूल्ड सॉलिड दिया रहेगा। तो लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगेगा ये दोनों आंसर करेक्ट है, और भी कुछ दिया रहेगा जो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि ये रॉन्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा आपको। तो आप देखोगे सीडो सॉलिड, यहां देखोगे सुपर कूल्ड सॉलिड। ये सुपर कूल्ड सॉलिड नहीं है बच्चों, ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स होना चाहिए, मतलब ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर ये है, तो इस चीजों पे ध्यान रखोगे। अब आता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी हम लोग किसके बारे में आ रहे हैं, ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे आपका अमॉर्फस के बारे में। किसके बारे में आएंगे, अमॉर्फस के बारे में। वी हैव लर्न अबाउट अमॉर्फस सब्सटेंस दैट हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, however most of the solid substance are crystalline in nature। ज्यादातर क्या देखा गया है, सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, बहुत सा कम होता है जो अमॉर्फस होता है। ऑल मेटेलिक एलिमेंट लाइक आयरन, copper, silver, non-metallic element like sulfur, phosphorus, iodine, compound like sodium chloride, zinc sulfide, naphthalene are solid। बहुत एलिमेंट का नाम ले लिए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको काफी मिलेगा। तो सबसे पहले याद रखिए कि क्रिस्टलाइन इन नेचर का क्या क्या एग्जाम्पल है। मेटल में क्या है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, और भी बहुत है, मगर ये मेटेलिक एलिमेंट। नॉन मेटेलिक में क्या है, सल्फर, सल्फर याद है, शार्प क्रिस्टल्स रहता था सल्फर का। एंड फॉस्फोरस एंड आयोडीन, हमेशा लोग सोचते हैं कि मेटल क्रिस्टलाइन होता है, नहीं, ये लिख लो, ये कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। एंड ऑल मेटेलिक एलिमेंट लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर। नॉन मेटेलिक एलिमेंट लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड, नाम लिखो, जिंक सल्फाइड एंड नैप्थलीन फॉर्म क्रिस्टल सॉलिड। जितना बता रहा हूं उसको लिखो, लिख लिया कॉपी में, लिख रहे हैं। Yes, writing. सो ये हमें याद रखना है कि सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन है आपका नॉन मेटल होते हुए भी आपका क्या है, ये क्रिस्टलाइन है। और ये सब याद रखें। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वे, दिस मेथड डिपेंड ऑन द पर्पस इन हैंड। मतलब जिस चीज की जरूरत होगी उस तरह से हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। हेंस वी क्लासिफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब हम लोग किस में आ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वो क्या था, अरेंजमेंट पे था, ये क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और बॉन्ड दैट होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टुगेदर। ऑब्वियसली मालूम है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या क्या है, इसका नाम याद रखिएगा। सबसे पहला है वैंडरवेल फोर्स, सेकंड है आयनिक फोर्स जिसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट फोर्स जिसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, मेटेलिक फोर्स जिसे मेटेलिक बॉन्ड्स बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। वही चीज का नाम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट। लेट अस नाउ लर्न अबाउट दिस कैटेगरी। कितने टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड में यूज होता है, 4 टाइप का। इसीलिए देखते हैं कोई सॉलिड आपका सॉफ्ट हो जाता है, कोई बहुत हार्ड होता है, कोई उससे कम हार्ड होता है। आप सोचिए ना, लकड़ी भी क्या है, एक सॉलिड है, आयरन भी क्या है, एक सॉलिड है, एक बहुत हार्ड है, एक उससे कम है। तो ये सब क्या होता है, उसके अंदर का जो फोर्सेस है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या क्या है, सबसे पहले आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड।
नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर वो होता है जहां पर आपका चार्जेस डेवलप नहीं होता है। फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, NaCl क्या है? ये प्लस या माइनस है, मगर ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, ये सॉलिड है, तो ये क्या है? पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर क्या होता है? जहां पर चार्जेस नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आर्गन एंड हीलियम आर मॉलिक्यूल फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल H2Cl2I2, देखिए ना, HH कीजिएगा क्या होगा? कोई प्लस माइनस आएगा? नहीं है। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी सिमिलर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सिमिलर होने से वो क्या होता है? नॉन पोलर होता है। इन दिस सॉलिड द एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्शन फोर्स नोन एज लंदन फोर्सेस। ये हमने 11 में बॉन्डिंग में मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया, मगर फिर भी एक यहाँ पर आपको फंडामेंटल बता देता हूँ जो सॉलिड स्टेट में आपका काम आ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके अंदर जो फोर्स होता है, बस ये याद रखना है कि किसके अंदर क्या फोर्स होता है, और कुछ भी नहीं याद रखना है। क्या है? एक वीक फोर्स होता है, वीक डिस्पर्शन फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करता है। इस वीक डिस्पर्सन फोर्सेस का एक और नाम क्या है? लंदन फोर्सेस। क्या नाम है? लंदन फोर्सेस। ये सॉलिड क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ऑब्वियसली अगर वीक फोर्स है तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्या होगा? सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई नॉन कंडक्टर? बिकॉज नॉन पोलर है। जो पोलर रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो नॉन पोलर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बिकॉज उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल क्या है? कॉपी में लिख लो। एटम, इन टर्म्स ऑफ एटम आर्गन एंड हीलियम है। इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल जो भी डाई एटमिक मॉलिक्यूल है, H2Cl2I2। ठीक है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो फोर्स होता है वो क्या है? उसको लंदन फोर्सेस बोलते हैं। लंदन फोर्सेस डिटेल में नहीं जानना है, बॉन्डिंग में था, अभी नहीं जानना है। उसे वीक डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, लिख लो, वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एंड आर यूजुअली इन लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या होता है? यूजुअली ये लिक्विड या गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। ठीक है, लिख लिया? यस सर। आगे बढ़ूं? ओके यस सर। अब आता हूं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ चार्जेस डेवलप होना चाहिए। आपको सिंपल एक एग्जांपल दिखाता रहा, HCl, ये प्लस है, ये माइनस है। तो हमें क्या जानना है? यहाँ पर क्या क्या जानना था? इसमें हमने क्या क्या देखा? एग्जाम्पल देखा, और क्या फोर्स यूज होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। उसी तरह यहाँ पर देखूंगा। ठीक है, ये क्या है? इसमें क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो पोलर में जो फोर्स यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल। सब बॉन्डिंग में एकदम डिटेल में किया हुआ है, बोलोगे ना कभी भेज दूंगा। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। और यहां पर जो फोर्स यूज होता है वो क्या है? लंदन फोर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, ये भी सॉफ्ट होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका मतलब पोलर और नॉन पोलर में एक सिमिलैरिटी है। इसका भी सॉलिड आपका क्या है? सॉफ्ट है और non-conductor of electricity है। Their melting point is higher than those of non-polar molecule. Yet these are gases and liquids under room temperature and pressure. Solid sulfur dioxide and solid ammonia are some of the example of such solid. एकदम लिख लो इसको। यहाँ पर भी क्या है? तो ये भी एक क्या है? सॉफ्ट सॉलिड है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी क्या है? HCl है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये सब क्या है? रूम टेम्परेचर पे गैस है, लिक्विड है, जस्ट लाइक नॉन पोलर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड SO2, SO2 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके सॉलिड होता है। सॉलिड अमोनिया एक और एग्जाम्पल है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई गैस। ठीक है, छोड़ दिया, जो दिया अब एनसीईआरटी में सिर्फ उतना ही कीजिए। तो ये सब एग्जाम्पल हम लोग किसके आ रहे हैं? ये सब एग्जाम्पल हम लोग आ रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है,
कितने टाइप में, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। वैंडरवाल हो गया, आयनिक हो गया, कोवेलेंट हो गया, मेटेलिक हो गया, ठीक है। अब आ रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड किस टाइप का होता है, ठीक है, फर्दर डिवाइड किया गया है इसे। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, अगर हाइड्रोजन आपका अटैच है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से, तो ये क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बस, और याद नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड डिटेल में लेक्चर दिया हुआ 1.5 घंटे का, बोलिएगा भेज दूंगा। द मॉलिक्यूल सच एज कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अंदर भी क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, मगर ये एक डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड है। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अंदर क्या फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड, एग्जाम्पल क्या है, वाटर, ठीक है, बहुत कंपाउंड है मगर हमारे एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही करेंगे। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक दिस, जनरली दे आर वॉलेटाइल एंड सॉफ्ट अंडर रूम टेम्परेचर। तो एक चीज हमें क्या समझ में आया, एक हमें ये समझ में आया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो जो भी हो वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये कंफर्म है। हाँ यस सर। यस ठीक है, ये हमारा एक कंफर्म है। दूसरा हमारा क्या कंफर्म है, रूम टेम्परेचर पे ये क्या है, आइदर लिक्विड और गैस। यस ठीक है, ये देख लोगे। अब आते हैं आयनिक सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में ज्यादा नहीं लगेगा आप लोगों का टाइम। Ions are constituent particle of ionic solid. Such solid formed by the three-dimensional arrangement of cations and anions. एकदम याद रखना, आयनिक सॉलिड वो है जिसमें थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है आयंस एंड कैटायंस का, ठीक है, बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेस which is also known as electrostatic forces. These solid are हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड होता है मगर ब्रिटल होता है, वो टूट जाता है। हार्ड होता है एंड ब्रिटल, ब्रिटल मतलब क्या होता है, टूट जाता है, क्या होता है ब्रिटल मतलब जिसे आप तोड़ सकते हैं। तो ये हार्ड होता है मगर ब्रिटल होता है, कौन होता है, आयनिक सॉलिड। एकदम ये पॉइंट को यहाँ पर स्पेसिफाई करो। हैव हाई, थोड़ा सा एफर्ट देना होगा ये सब चीज में, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Since ions are not free about to move, their electrical insulator in solid state, ठीक है, आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। However, in molten state, they conduct electricity. हमें मालूम है ये क्या है, आयनिक सॉलिड वही है जो इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग कंपाउंड यूज करते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट वगैरह। अब आते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड को देखने से समझ में आ रहा है कि मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय एंड हेल्ड बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, मेटेलिक सॉलिड वो है जहां पर सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एकदम नदी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, मतलब इजी टू मूव एंड आर इवनली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल। Each metal atom contributes one or more electron toward this sea of mobile electrons. These free mobile electrons are responsible for high electrical and thermal conductivity. बुद्धि नहीं लगाना है, मेटेलिक सॉलिड में क्या है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयंस, एज सिंपल, ये दो पॉइंट जो लिख रहा हूं बस। व्हेन हीटेड supplied to one portion of the metal, the thermal energy is uniform throughout. Obviously है, मेटेलिक सॉलिड में क्या है, थर्मल एनर्जी आप कहीं से भी करो सब जगह से इक्वल टाइम में वो मेल्ट करना शुरू करता है, और यहाँ से कुछ नहीं जाता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी पूछता है मेटेलिक सॉलिड में, सबसे पहला पॉइंट एकदम मेटेलिक सॉलिड का दिमाग में रख लो, यहाँ पर क्या है, सी ऑफ फ्री। देखो ना क्वेश्चन कैसे मिलेगा वो आपको अभी खुद आप लोगों ने क्वेश्चन मुझे अपने बुक से निकाल के अभी पूछा था जब मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ किया था, तो ठीक है, तो आप लोग खुद देखेंगे। अभी फिर से मैं आप देखूंगा हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिव, बस ये पॉइंट, उसके अंदर का और नहीं जानना है क्या है। थर्मल एनर्जी इज, बस, मेटेलिक सॉलिड में मैलेबल एंड डक्टाइल, ऑब्वियसली ये तो मेटल का प्रॉपर्टी है,
तो मेटल का प्रॉपर्टी किसमें फॉलो करेगा? मेटेलिक सॉलिड में। पढ़े थे मेटल नॉन मेटल क्लास 10 में, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है। यस सर। 9। अब हम लोग आ रहे हैं कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड सुनने ही से लगता है डायमंड के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। नेटवर्क सॉलिड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल, मतलब ये नेटवर्क सॉलिड क्या है? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो नॉन मेटल है। कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बता सकते हैं जो नॉन मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आप बता सकते हैं कौन सा है? आप बोलेंगे हाँ मैं बिल्कुल बता सकता हूं, बिकॉज हमारे एनसीईआरटी में सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन के बारे में लिखा है जो क्रिस्टलाइन है मगर नॉन मेटल है, ठीक है। अब आइए, result of formation of covalent bond between adjacent atom throughout they are called giant molecule. Giant molecule किसमें फॉर्म होता है? कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड में। कोवेलेंट bonds are strong and directional in nature. Atoms are held very strongly at that position. क्या होता है नेटवर्क और इसमें? कोवेलेंट बॉन्ड यूज होता है। सेकंड, फोर्स। such solid are hard and brittle. Okay, ये भी hard and brittle है। have extremely high melting points, may even decompose before melting. They are insulator and do not conduct electricity. Diamond and silica carbides are a typical example of such solids. Diamond and silica carbide. ये है कार्बन, डायमंड है, ये क्या है? सिलिका। ये क्या हुआ? और ये क्या है? सिलिका कार्बाइड। Although graphite also belong to this class of structure, but it is soft and is a conductor of electricity. Its exceptional property are due to, okay, इसका मतलब कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में हमारा ग्राफाइट भी है, मगर ग्राफाइट एक हमें एक्सेप्शन शो कर रहा है। वो क्या एक्सेप्शन है? ग्राफाइट also belong to this class of crystal, but it is soft and is a conductor of electricity. Its exceptional property are due to typical structure, carbon atom arranged in a different layer and each atom are covalently bonded to three-dimensional, ठीक है। Fourth valence electron in atom is present for different free to move. This free electrons make graphite a good conductor. देखो क्या है ये सब हमने 9th में पढ़े हैं। कार्बन क्या होता है? टेट्राहेड्रली यहाँ पर रहता है। डायमंड में क्या रहता है? ऑल फोर आर ऑक्यूपाइड, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ग्राफाइट में क्या होता है? ये फ्री रहता है, बाकी का 3 ऑक्यूपाई रहता है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने के वजह से ये क्या करता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज इट ओके? ग्राफाइट में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इज इट ओके? ग्राफाइट, ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आया है। नेम वन गुड सॉलिड लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होता है? देखते हैं हम लोग अपने इसमें इंजन वगैरह में, कार का हो, बाइक का हो, साइकिल किसी भी हो, हम लोग मोबिल वगैरह डालते हैं उसको लुब्रिकेशन करने के लिए। बहुत बार देखिएगा हम लोगों के घर में ताला वगैरह नहीं खुलता है तो हम लोग ऑयल वगैरह लगाते हैं कि वो आराम से खोल पाए एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। तो जो भी मशीन होता है, बड़ी बड़ी मशीन होती है जो चलते रहती है, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर, मतलब काफी वहां पर हीट जनरेट होता है। तो उस मशीन में हम लोग लिक्विड लुब्रिकेंट्स यूज नहीं करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का डर रहता है। तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? सॉलिड, एकदम पाउडर बना के उस चीजों को यूज करते हैं। तो क्या लुब्रिकेंट के तरह यूज होता है? ग्राफाइट। लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफाइट अ सॉफ्ट सॉलिड, अ गुड सॉलिड लुब्रिकेंट्स। क्लियर है? सब चले गए क्या? यस सर, क्लियर है सर। हाँ। नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये 3 वहां पर बताए हैं। ये यहाँ पर फोर्सेस देखिए लिखा है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, फिजिकल नेचर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट है। अब आप इस चीजों को बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर पाएंगे। आयनिक सॉलिड, क्वेश्चन यहीं से आएगा, एग्जाम्पल आपको याद करना होगा नीट के लिए, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड ये है आपका, ठीक है। कोवेलेंट नेटवर्क, एक बार देख लीजिए इसको। ओके। सो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। पार्ट 2 भी आप लोगों को आज इवनिंग में करके उसे भी हम लोग कर लेंगे। ये सब एग्जाम्पल देख लीजिएगा।
अब इसके बाद हम लोग किस में आएंगे, क्रिस्टल लैटिस है, यूनिट सेल, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, मगर फिर भी ये एनसीईआरटी एनालिसिस हो रहा है, सो हम लोग एनसीईआरटी एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके।